नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जैसे लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और इस लेक्चर में हम अपने लास्ट टॉपिक सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में न्यूमिस्मैटिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है, तो बेसिकली तीन ब्रॉड कैटेगरी में हम इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंसेप्चुअल टर्म्स रिलेटेड टू न्यूमिस्मेटिक्स, दूसरा है फेजेस ऑफ इंडियन कॉइनेज और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में बेसिकली आपको समझना है कि आखिर न्यूमिस्मेटिक्स किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं, और एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपके लिए पूछे गए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो रहेगा कंसेप्चुअल टर्म। तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि आखिर न्यूमिस्मेटिक्स जो टर्म है इससे हम क्या समझते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि बेसिकली इसे हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो अगर सरल भाषा में अगर हम समझाएं या समझें तो इसका बेसिकली मतलब है कि सिक्कों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है जब हम स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल्स आउट ऑफ विच द कॉइन इज मेड, यानी कि सिक्के किस धातु से बनाए गए, अगर बनाए गए तो किस टेक्निक से बनाए गए, यानी कि इनकी निर्माण विधि को जानना। इनके क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म्स, यानी कि किस प्रकार से इनके, कोई भी कॉइन होता है तो उसका कोई एक शेप होता है, अगर वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगल फॉर्म में हो या स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो जो भी इनका आकार या स्वरूप रहेगा, यानी कि इनका शेप और साइज, हमें उसे भी जानना पड़ता, उसे भी पढ़ना पड़ता है। और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट सबसे टर्म है वो है मेट्रोलॉजी, यानी कि वेट के अकॉर्डिंग। तो वेट के अकॉर्डिंग भी हमें स्टडी ऑफ कॉइन्स को, न्यूमिस्मेटिक्स में हमें इन सारे चीज़ों को पढ़ना और समझना पड़ता है कि कॉइन हैवी वेट है या लाइटर वेट के हैं। अगर हैवी वेट का है तो इससे हमें दिखता है कि जो रिसोर्सेस बना इन कॉइन्स को बनाने के लिए जो अवेलेबल थे वो ईजिली अवेलेबल थे, और जो जहाँ से इनका जो, अगर बात करें मेटल्स का, तो मेटल्स को ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। और अगर अगर इनमें लोअर इनका वेट अगर होता है तो इससे दिखता है कि जो सोर्सेज जो थे जहाँ से हमें मेटल उपलब्ध होते हैं वो एक तरीके से डिबेसमेंट को रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेट्रोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमिस्मेटिक्स को समझने में। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूमिस्मेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो है मनी, करेंसी एंड कॉइनेज। ऐसे कॉमन पार्लेंस में तो हम मनी, करेंसी या कॉइनेज तो चलिए आप समझ भी फिर भी जाएंगे कि सिक्कों को कहा जाता है, लेकिन मनी या करेंसी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या मनी और करेंसी दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। तो चलिए समझते हैं। मनी बेसिकली रेफर करता है कोई भी एक वस्तु को, किसी आइटम को, जिसे कि एक्सचेंज के लिए, गुड्स, हमने कोई गुड्स खरीदा या परचेज किया या कोई सर्विस लिया या दिया, उसके बदले में जो कोई भी आइटम अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज को कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। कम्युनिटी द्वारा जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो ऐसे मोड ऑफ एक्सचेंज को हम कहते हैं मनी। फिर से मैं बता देता हूँ, एनी आइटम एक्सेप्टेड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय ए कमोडिटी इज रेफर्ड टू एज मनी। रुपया वह साधन है जिसे वस्तु या सेवाओं के बदले स्वीकार किया जाता है। और अगर बात करें करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बट इट इज बैक्ड बाय अ इशूइंग अथॉरिटी। इट इज बैक्ड बाय एन इशूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे मनी में और करेंसी में क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में फंक्शन करते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, जहाँ पे कि मनी कम्युनिटी द्वारा एक अग्रीड प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसी तरीके से करेंसी के पीछे एक इशूइंग अथॉरिटी होता है, यानी कि एक पॉलिटिकल फोर्स होता है या एक पॉलिटिकल पावर होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, करेंसी। और तो हिंदी में करेंसी को हम
का जो अगर डेफिनेशन होगा जिसे हम मुद्रा कहेंगे, तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है जिसे सत्ता का वैधानिक अनुमोदन प्राप्त होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज बैक्ड बाय एन इशुइंग अथॉरिटी। और कॉइनेज क्या है? बेसिकली एक प्रकार का मेटल करेंसी। तो करेंसी क्या हो गया? इशूड और बैक्ड बाय एन अथॉरिटी, और अगर वो मेटल में अगर बना हुआ होगा तो उसे हम कह देंगे कॉइनेज। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नोट्स होते हैं, जैसे 1 रुपया 10 रुपए का नोट होता है, 100 का नोट होता है, एक होता है पेपर का बना होता है, जो हम सिक्के देखते हैं वो मेटल का बना होता है। तो जो मेटल का बना हुआ कॉइन्स होगा, जिसे कोई पॉलिटिकल पावर या कोई पॉलिटिकल फोर्स और उसके पीछे एक इशूइंग अथॉरिटी होगा, तो उसे कहा जाएगा कॉइनेज। तो ये याद रखिएगा कि मनी, करेंसी और कॉइनेज न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी और करेंसी को समझना। ठीक है, मनी के तौर पे जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे पुराने जमाने में काउरी शेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, शंखों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये तो ये कम्युनिटी द्वारा अग्रीड एक पॉइंट है। सपोज करिए आपको एक कोई चीज लेना है, उसका दाम फिक्स किया हुआ है कि 10 काउरी शेल लिया जाएगा, लेकिन इस काउरी शेल को अग्री करने के पीछे कम्युनिटी का एक एग्रीमेंट है, ना कि कोई इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इससे इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें। और अगर कॉइनेज मैंने आपको बता दिया, इट बेसिकली रेफर्स टू मेटल करेंसी, यानी कि धात्विक मुद्रा की संज्ञा वाली चीजों को हम कॉइनेज कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअल टर्म्स हैं उनको कवर कर लिया है। अब जिस हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं वो है फेजेस ऑफ इंडियन कॉइनेज। ठीक है, तो बेसिकली इस फेजेस ऑफ इंडियन कॉइनेज में हमें क्या करना है कि किस तरीके से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ से कॉइन्स का शुरुआत हुआ, उनका ब्रीफ हिस्ट्री क्या रहा, बेसिकली हमें उसे पढ़ना है। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइनेज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अगर बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें कॉइनेज का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलता है वो है अराउंड 6 to 5th सेंचुरी बीसी, जब ट्रेड, अर्बनाइजेशन और स्टेट का इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है, यानी कि बेसिकली द पीरियड ऑफ जनपद एंड महाजनपद। ठीक है, और वहीं अगर हम वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें कि कॉइनेज का इमर्जेंस कब होता है, तो ये एक प्लेस है लिडिया जो कि वेस्ट एशिया में है। 700 BCE के अराउंड हमें देखने को इसका इमर्जेंस मिलता है, जो बेसिकली इलेक्ट्रम का बना हुआ होता है। इलेक्ट्रम क्या होता है? एन एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन करें। अगर बात करें 6 से 5th सेंचुरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आते हैं, तो 6 से 5th सेंचुरी पहले अगर हम जैसे स्टोन एज या हड़प्पन या वैदिक टाइम के बारे में बात करें, तो इस समय जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो बार्टर होता था, यानी कि वस्तु विनिमय। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, वस्तु विनिमय से हिंदी में कहा जाता है। फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी और कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि 6 to 5th सेंचुरी बीसी में आते हैं, ये कई सारे ऐसे हमें ऐसे इन टेक्स्ट से कई सारे ऐसे टर्म्स मिलते हैं, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कॉइन्स के लिए रेफर किए जाते थे, जिन्हें कॉइन्स को दर्शाया जाता था। उसमें से क्या क्या थे? जैसे कहापना और कर्षपाना, निखा या निष्का, शतमाना, पद, विंशतिका, त्रिंशतिका, सुवर्ण या सुवर्ण। तो ये सारे जो वर्ड थे ये कॉइन्स को रेफर करते हैं। तो सीधा सीधा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म शतमाना रेफर्स टू, और कई बार ये क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बेसिक यूनिट ऑफ कॉइन वेट सिस्टम, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ कॉइन वेट के सिस्टम, यानी कि सिक्कों के वजन की जो मूल इकाई, किस तरीके से हम सिक्कों को नापते थे, इसके लिए जो पैमाना जो हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है, तो वो है बेसिकली गुंजा बेरीज। ठीक है, इंडिया में इस गुंजा बेरी, नॉर्थ इंडिया में इस गुंजा बेरी को बेसिकली रक्तिका, रत्ती या रत्ती के नाम से जाना जाता था, और साउथ इंडिया में इसे मंजड़ी और कलंजू कहा जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये गुंजा बेरीज क्या होते थे? एक प्रकार के सीड होते थे। इसका इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर तराजू अगर रहेगा सपोज करिए,
तो एक तरफ में इसमें कुछ सीड्स को रखा जाएगा और एक तरफ में जो कॉइन्स जो बना गया है उसको रखा जाएगा। अगर ये उसके वेट के साथ में अगर बराबर होता है तो उसका उतना वैल्यू डिटरमाइन करके एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर हम बात करें ओल्डेस्ट कॉइन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, तो ये है पंचमार्क कॉइन्स। ठीक है, यानी कि पहले पंचमार्क यानी कि इसके ऊपर कुछ मुहर लगाए जाते थे, जिसे हिंदी में हम आहत सिक्के कहते हैं। ज्यादातर ये सिल्वर के बने हुए होते थे और कुछ हमें कॉपर के भी मिलते हैं। ठीक है, पंचमार्क कॉइन्स में हमें कई सारे शेप्स देखने को मिलते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड शेप में हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर इनका जो वेट जो होता था वो हमें 32 रत्ती या फिर 26 या 56 ग्रेन्स जिसे कहते हैं। बेसिकली मेटल्स को जो वेट करने का जो तरीका होता है उसे ग्रेन्स में नापा जाता है। आपको याद रखना है, ग्रेन्स में नापा जाता है। ठीक है, यानी कि जो मेटल का जो काउंटिंग जो होता है उसे ग्रेन्स में होता है। तो 56 ग्राम 32 रत्ती इज इक्वल टू 56 ग्रेन्स। तो ये एक मेजरमेंट का तरीका होता था जिससे कि मेटल्स को नापा जाता था और कॉइन्स के वेट को इसी तरीके से एंशिएंट टाइम में इक्वेट किया जाता था। ठीक है, और अगर हम बात करें पंचमार्क कॉइन्स के बारे में, तो लगभग लगभग ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इनका एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। इन सिक्कों में जो भी सिंबल्स होते थे उन्हें सेपरेटली हैमर किया जाता था। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेटल का के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे दे आर मेलेबल एंड दे आर डक्टाइल। तो कोई सपोज करिए कि एक मेटल को, एक रेक्टेंगुलर मेटल को उसको हथौड़े से मार के उसको पहले तो पूरा बराबर किया गया। अब जो भी इशुइंग अथॉरिटी है वो चाहते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में हम उसे, हमारा जो सिक्का रहेगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा या सर्कुलर फॉर्म में रहेगा। तो आपने क्या किया कि इसमें से एक सर्कुलर पोर्शन काट लिया। अब ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसमें कुछ हमें सिंबल देना है। तो किसी एक्सटर्नल किसी डिवाइस से, सपोज करिए जैसे कोई हाथी का सिंबल है या हिरण का सिंबल है, या ये जो सिंबल आपको जो एक चक्र की तरह एक सिंबल दिख रहा है, तो जब मेटल जब गर्म रहेगा तो उसके ऊपर प्रेस किया जाएगा यानी कि पंच किया जाएगा। तो इसीलिए न्यूमिस्मेटिक्स इसे पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसे किसी मोल्ड में नहीं डाला जाता है, किसी पर्टिकुलर शेप में इसको डालने पहले नहीं डाला जा रहा है, बाद में इसके ऊपर एक शेप दिया जाता है, इसलिए इसे पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें हम पंचमार्क कॉइन्स के बारे में अगर बात करें, तो न्यूमिस्मेटिक्स इसे वेट, नेचर ऑफ द पंचमार्क और इनके टाइप के अकॉर्डिंग इन्हें 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। यानी कि लगभग लगभग नॉर्थ इंडिया में जो पंचमार्क कॉइन्स हमें जो देखने को मिलते हैं उनमें एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और वो क्या पैटर्न है वो आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। तो बेसिकली न्यूमिस्मेटिक्स ने इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। टाइप है तक्षशिला गांधार टाइप, दूसरा है कोसल टाइप, तीसरा है अवंती टाइप और चौथा है मगधन टाइप। ठीक है, तक्षशिला गांधार नॉर्थ वेस्ट में, कोसल मिडिल गंगा वैली में, अवंती वेस्टर्न इंडिया में और मगध जो है वो ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, वेट, तो जो नॉर्थ वेस्ट में जो कॉइन जो पाए गए वो हैवी वेट है, जो मिडिल गंगा में पाए गए वो भी हैवी वेट है, और जो ईस्ट और वेस्ट में जो पाए गए वो लाइट वेट है। पहले सिंगल पंच, फिर मल्टीपल पंच, फिर सिंगल पंच, फिर मल्टीपल पंच। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका एक पैटर्न भी देख सकते हैं। सिंगल पंच का मतलब अगर एक कॉइन बनाए तो उसमें सिर्फ एक सिंगल आपको पंच मिला, और फिर ऐसा कई सारा होता है जिसमें कई सारे आपको सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं, कई सारे पंचेस किए गए होंगे। तो इस तरीके से है, तो आपसे एग्जाम में ये चीज़ पूछा भी जा सकता है। तो बहुत ईजी है याद करना, सिंपली आप एक मैप बना लीजिए, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट कीजिए। अब नॉर्थ वेस्ट सबसे पहले कर लीजिए हैवी वेट, फिर उसके बाद में याद रखिए कि मिडिल गंगा में आप आ रहे हैं तो यहाँ पे भी मिडिल वेट है, और फिर जब वेस्ट और ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों हो जाते हैं लाइट वेट। और अगर इनके नीचे सिंगल पंच तो अपोजिट अपोजिट में चलते जाइए,
पहले सिंगल पंच, फिर मल्टीपल पंच, फिर सिंगल पंच, फिर मल्टीपल पंच, इस तरीके से करते हुए याद जाए। ये इस प्रोसेस से आप इसे आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको जरूर अपने कॉपी में, अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इनके कुछ फीचर्स के बारे में जो कि हमें इन पंच मार्क कॉइन्स के यूनिवर्सल फीचर में देखने को मिलता है, तो हम पाते हैं कि इन सिक्कों पर कुछ भी लिखा नहीं जाता था। न्यूमिस्मेटिक्स की भाषा में इसे लेजेंड्स कहा जाता है। ठीक है, इस टर्म को आपको याद रखना है क्योंकि हम आगे जैसे जैसे लेक्चर्स में जाएंगे तो बहुत बार इस टर्म का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लेजेंड का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, या फिर जैसे किसी रूलर ने इसे कोई सिक्का बनाया तो, या किसी डायनेस्टी के टाइम पे कोई सिक्का उभर के आया तो उस डायनेस्टी का मेंशन या डेट का मेंशन या रूलर का मेंशन हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है पंचमार्क कॉइन में। ठीक है, इनमें कई सारे सिंबल्स होते थे जैसे कि ज्योमेट्रिक डिजाइन, प्लांट, एनिमल, सन, व्हील, माउंटेन, ट्री, ब्रांचेस, ह्यूमन फिगर। तो ये सारे फिगर्स हमें या सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। इनमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी पंचमार्क देखने को मिलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी पंचमार्क का को बेसिकली न्यूमिस्मेटिक्स की भाषा में सेकेंडरी पंचमार्क को काउंटर मार्क या काउंटर स्टैम्प भी कहा जाता है। देखिए बेसिकली इसका मतलब क्या है कि पहले जो कोई अगर एक डायनेस्टी आई या कोई एक पावर आया तो उन्होंने कॉइन बनाया और उन्होंने सपोज करिए उन्होंने एक सिंबल या दो सिंबल उस कॉइन के ऊपर पंच किया। अब इस डायनेस्टी को रिप्लेस करने के बाद या ओवरथ्रो करने के बाद एक और डायनेस्टी आई उसी प्लेस पे। ठीक है, तो जिस डायनेस्टी ने पावर एक्वायर किया, आप किसी किंग को किल करके ओवरनाइट पावर तो हथिया सकते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा जो उस सिस्टम में या फिर उस एरिया में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो चल रहा होगा उसे तो आप रातों रात नहीं चेंज कर सकते हैं। आज के डेट में हो सकता है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 8 बजे आके कह दिया कि 500 और 1000 रुपए को बंद कर दिया, लेकिन उस पुराने जमाने में ऐसा फैसिलिटी तो अवेलेबल था नहीं कि रातों रात आप सिक्के को बदल देंगे या कह देंगे कि हम इसे डिमोनेटाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता था कि उस चीज को रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाता था, जो भी न्यू डायनेस्टी आएगी वो अपने हिसाब से एक सिंबल करेगी, उसी सिंबल के ऊपर एक और सिंबल दे दिया जाएगा। तो इसे बेसिकली कहते हैं काउंटर मार्क या काउंटर स्टैम्प, जिसे कि सेकेंडरी पंच मार्क कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच मार्क कॉइन के बाद में ये देखिए, जो भी हम कॉइन्स को पढ़ते जाएंगे ऐसा नहीं है कि अगर मैं जब ये कह रहा हूँ कि उसके बाद में, तो जो प्रीवियस जो कॉइन है वो डिक्लाइन या उनका यूज बंद हो जाता है। ये पैरेलली चलते रहेंगे, बट हमें इसी पैरेलली पंचमार्क के कॉइन्स के साथ साथ में कुछ कुछ नए कॉइन्स भी उभरते जाएंगे। ठीक है, तो पंचमार्क कॉइन चल रहा है, लेकिन साथ साथ में उसके बाद एक हमारे पास कॉइन कौन सा उभर के आता है, अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स, और दूसरा आता है अनइंस्क्राइब्ड डाई स्ट्रक कॉइन्स। अनइंस्क्राइब्ड मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। कास्ट कॉइन्स का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई मोल्ड होगा या कोई सांचा होगा जिसमें कि एक पर्टिकुलर हम शेप देना चाहते हैं, उसमें बनाया जाता है। तो ऐसे कॉइन्स को हम कहते हैं कास्ट कॉइन्स। और एक दूसरा होता है डाई स्ट्रक कॉइन्स, यानी कि कुछ एक, अगर हम डाई स्ट्रक कॉइन्स के बारे में अगर बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मेटल्स में कुछ कुछ सिंबल्स को बनाने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई एक सर्कुलर डिजाइन चाहिए या उसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाना है, तो वो डिजाइन बनाने के लिए जिन टूल्स का जो इस्तेमाल किया जाता था, तो ऐसे जो कॉइन्स होते हैं उन्हें डाई स्ट्रक कॉइन्स कहा जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे इस चीज को आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक करके पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स। ठीक है, तो बेसिकली दे वेर मेड बाय मेल्टिंग मेटल एंड पोरिंग इनटू अ क्ले और अ मेटल मोल्ड। ठीक है, तो मेटल को आपने पूरा का पूरा मेल्ट कर दिया। अब सपोज करिए कि आपको एक सर्कुलर कॉइन चाहिए या अगर आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइन चाहिए, तो आपने एक ऐसा ढांचा बना दिया है, इसमें जैसे ही आपने मेटल को पोर किया जो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में था,
और जब वो सॉलिडिफाई हो गया तब आपने उसे बाहर निकाल लिया, तो बन गया आपका कॉइन। ऐसे कॉइन्स का एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है एशियंट इंडिया में? अयोध्या, कौशाम्बी और एरन में। ठीक है, और ये लगभग लगभग पूरे हमें सब कॉन्टिनेंट में मिलता है एक्सेप्ट डीप साउथ में को छोड़ के। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, एरन का अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पे हमें कई सारे क्ले और ब्रॉन्ज के मोल्ड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो अनइंस्क्राइब्ड कास्ट कॉइन्स हैं ये किस मेटल के बने होते थे? कॉपर के बने होते थे या फिर एलॉय ऑफ कॉपर के बने हुए होते थे। ठीक है, चलिए अगर बात करें अनइंस्क्राइब्ड डाई स्ट्रक कॉइन्स के बारे में, जिसे कि हम हिंदी में अनुत्कीर्ण टकसाल सिक्के कहते हैं। अनुत्कीर्ण टकसाल सिक्के, तो ज्यादातर ये किस मेटल के बने हुए होंगे? कॉपर के बने हुए रहते थे। इस प्रकार के सिक्के को बनाने में मेटल डाई का यूज किया जाता था। ठीक है, मेटल डाई बेसिकली रेफर करता है वैसे टूल्स जिनका इस्तेमाल करके मेटल्स के ऊपर डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है, और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जहाँ पे हमें ये सिक्के का एविडेंसेस मिलता है वो है टक्सिला और उज्जैन। तो आप बेसिकली इनके, अगर आपको नहीं भी फर्स्ट गो में अगर समझ में आ रहा होगा तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इनका नाम, इनके टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और किन किन मेटल्स का इससे ये बनते हैं और किन किन प्लेस में इनका एविडेंसेस मिलता है, आप सिर्फ इनको फर्स्ट टाइम में नोट डाउन में याद कर लीजिए। बाकी फिर आप जब रिवाइज करेंगे तो फिर से आपको समझ में आने लगेगा कि कास्ट कॉइन क्या है, डाई स्ट्रक कॉइन क्या है, पंचमार्क कॉइन्स क्या है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉइन जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है वो है डाई स्ट्रक कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक, शाका, पार्थियन एंड द क्षत्रपा रूलर्स। ठीक है, सबसे पहले जो ये डाई स्ट्रक कॉइन्स का होता है, अब इसमें आपको देखना है कि इसमें पहले जो हम पढ़ रहे थे वो था अनइंस्क्राइब्ड, और अब जो कॉइन्स आ रहे हैं ये है इंस्क्राइब्ड, यानी कि इस पे कुछ लिखे गए हुए होंगे, रूलर्स के कुछ इमेज होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम होगा, कुछ इमेजेस होंगे, कुछ चीज लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अब जो कॉइन्स आ रहे हैं वो है इंस्क्राइब्ड डाई स्ट्रक कॉइन्स, और ये किन किन के होते थे? इंडो ग्रीक रूलर, शाकास, पार्थियन और क्षत्रपा रूलर्स के। ठीक है, इनके फीचर्स को अगर हम के बारे में बात करें तो यूजुअली वेल एग्जीक्यूटेड, यानी कि अच्छे तरीके से बनाए गए थे, यूजुअली राउंड एंड मोस्टली हमें सिल्वर में के बने होते थे। ठीक है, ऑब्वर्स क्या होता है? सिक्के, कोई भी सिक्का जो होता है जहाँ पे उसका वैल्यू मेंशन होता है उसे कहा जाता है ऑब्वर्स, और जो उसका बैक साइड होगा उसे कहा जाता है रिवर्स। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑब्वर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? नेम एंड पोर्ट्रेट ऑफ द इशूइंग रूलर, और रिवर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? सिंबल्स ऑफ रिलीजियस नेचर। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? जैसे कॉइन्स ऑफ मिनेंडर एंड स्ट्रेटो के। ठीक है, अगर हम ऑवर्स का बात करें कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, तो बेसिकली हम इसे पार्श्व भाग कहते हैं और अग्रभाग कहते हैं। ऑवर्स को कहा जाता है अग्रभाग और रिवर्स को कहा जाता है पार्श्व भाग। ठीक है, इन कॉइन्स से हमें कोजॉइंट रूल के एविडेंसेस मिलते हैं, यानी कि द्वैध शासन, यानी कि एक ही समय पे दो रूलर्स रूल कर रहे हैं किसी एक ही पर्टिकुलर किंगडम या किसी अथॉरिटी में। जैसे फादर मेन जगह पे जहाँ पे अंपायर का कैपिटल है वहाँ रूल कर रहे हैं, और जो प्रोविंसेस है वहाँ पे सन या फिर जो रॉयल प्रिंसेस हैं उनका रूल चल रहा है। तो ये कोजॉइंट रूल को भी दिखाते थे, और इनमें बाइलिंगुअल और बाइस्क्रिप्ट कॉइन्स का भी हमें एविडेंसेस मिलता है, यानी कि टू लैंग्वेजेस एंड टू स्क्रिप्ट। ठीक है, ये आप बात समझ सकते हैं। तो बेसिकली इनके कॉइन्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ये इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियन और जो क्षत्रपा रूलर्स थे, इनमें हमें एक तो ग्रीक लैंग्वेज का भी यूज देखने को मिलेगा और प्राकृत लैंग्वेज का भी यूज देखने को मिलेगा। तो ग्रीक और प्राकृत की यूज से हो जाता है बाइलिंगुअल, और बाई स्क्रिप्ट अगर ग्रीक को लिखना है तो उसे खरोष्ठी में लिखा जाएगा, और प्राकृत को अगर लिखना है तो उसे ब्राह्मी में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से
बाइस्क्रिप्ट एंड बाइलिंगुअल कॉइन्स को इशू किया जाता था, जो कि लगभग हमें इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स, शाकास के कॉइन्स, पार्थियंस के कॉइन्स और क्षत्रपा रूलर्स के कॉइन में देखने को मिलता है। ठीक है, इन सारे फीचर्स को आप जरूर नोट डाउन कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद और इसका जो टाइमलाइन है वो भी आप नोट डाउन करते हुए चलें, कैसे हम सेकंड से फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आ चुके हैं। पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 6 to 5th सेंचुरी बीसी, उसके बाद में हम आ जाते हैं सेकंड टू फर्स्ट सेंचुरी बीसी। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है किस किन के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, कुषाण के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो है फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी सीई। तो ये सबसे पहले रूलर होते हैं जिन्होंने लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। ठीक है, कॉइन्स के ऑब्वर्स में हमें रूलर के फिगर, नेम और टाइटल देखने को मिलते हैं। रिवर्स में हमें डीटीज देखने को मिलते हैं, यानी कि देवी देवता मिलते हैं, जो कि कई सारे पैंथियंस के थे, जैसे ब्राह्मणिकल डीटीज, बुद्धिस्ट डीटीज, ग्रीक डीटीज, रोमन पैंथियंस। इन सारे डीटीज का हमें फिगर देखने को मिलता है, आप यहाँ पे इमेज देख भी सकते हैं। और बेसिकली हमें इनमें यूज ऑफ ग्रीक एंड द खरोष्टी लैंग्वेज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखते हुए जाइए, नोट डाउन करते हुए चलिए। इसके बाद जो हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, कुषाण कॉइन्स के बाद में आते हैं, वो है अराउंड 3rd सेंचुरी बीसीई से लेके 4th सेंचुरी सीई तक, जो कि हमें कॉइन्स ऑफ लोकल रूलर्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है, या उसे लोकल रूलर्स के जो छोटे छोटे राजा जो होते थे वो ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से कॉइन्स को इशू किया करते थे। तो बेसिकली इनके फीचर्स को हम क्या देखते हैं, और ज़्यादातर ये हमें नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन्हें लोकल किंग्स, इंडिजिनस ट्राइब्स और नॉन मोनार्कियल स्टेट यानी कि गैर राजतंत्र साम्राज्य जो थे उस टाइम के, उन्होंने इशू किया था, जिसका एग्जांपल्स मैंने आपको दिया भी हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन्यास, उतेहिकास, मल्लवास, योधयास। ठीक है, इन कॉइन्स में हमें कई सारे सिटीज के भी नाम देखने को मिलते हैं, जैसे त्रिपुरी, उज्जैनी, कौशाम्बी, विदिशा, अर्किना, माहिष्मती, मध्यमिका, वाराणसी, टक्सिला। कुछ अगर इनकी और फीचर्स के बारे में बात करें तो ये कास्ट और डाई स्ट्रक कॉइन्स दोनों में बने हुए होते थे। जनरली कॉपर और ब्रॉन्ज के होंगे, लेकिन सिल्वर, लीड और प्रोटीन के भी मिलेंगे। कुछ ऐसे हमें कॉइन्स भी इस टाइम पे हमें मिलते हैं जो कि मर्चेंट गिल्ड्स के द्वारा इशू किए जाते थे, यानी कि व्यापारिक संगठनों द्वारा इशू किए जाते थे, जिन्हें बेसिकली, और इनके लिए जो टर्म जो उभर के आता है वो है जैसे निगामा या पंच निकामे जैसे कई सारे टर्म्स हैं जो कि रेफर करते हैं कॉइन्स को। और इन कॉइन्स को कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं बल्कि मर्चेंट गिल्ड्स इशू किया करते थे, व्यापारिक संगठनों द्वारा इशू किया जाता था। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि दैट विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म निगामे और पंच निकामे रेफर्स टू, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो फिर जो नेक्स्ट फेज जो कॉइन्स में हमें जो इनोवेशन देखने को मिलता है वो है कॉइन्स ऑफ द गुप्ता रूलर्स। और बेसिकली चूंकि इनके कॉइन्स जो थे वो ज़्यादातर गोल्ड में बन के आते थे, हाई क्वालिटी ऑफ गोल्ड के बन के आते थे, तो इन्हें दिनार कहा जाता था। ठीक है, वेल एग्जीक्यूटेड डाई स्ट्रक गोल्ड कॉइन्स, इनमें जो भी लेजेंड्स यानी कि जो भी लिखे जाते थे वो संस्कृत में लिखे गए। ऑवर्स में इमेज ऑफ द रेनिंग किंग्स और रिवर्स में रिलीजियस सिंबल, और इसके साथ साथ में हमें सिल्वर और कॉपर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट देखते हैं कि इनसे पहले जो कॉइन्स जो होते हैं उनमें जिन लैंग्वेज का अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मौर्यन हो, पोस्ट मौर्यन हो, और गुप्ता से पहले का जो टाइम पीरियड जो होता है उसमें बेसिकली हमें प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल मिलता है कॉइन्स में, और गुप्ता रूलर्स के टाइम से हमें देखने को मिलता है संस्कृत का यूज। ठीक है,
यह बात सारे आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर हम चलते हैं, इमेज भी मैंने आपको दे दिया है, आप इन सारे इमेज को भी देखते हुए चलिए ताकि किस तरीके से गोल्ड के कॉइन बनते थे। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में हम अर्ली मिडीवल पीरियड में आ जाते हैं, जिसमें कि बेसिकली हमें कई सारे डायनेस्टीज के कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार जो कि अर्ली मिडीवल इंडिया का एक डायनेस्टी होता है। ये बिलन के कॉइन्स इशू करते थे। बिलन्स बेसिकली क्या होता है, एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर के बने हुए होते थे। हमें सिंध में एविडेंसेस मिलते हैं कॉपर कॉइन्स के, ठीक है। कश्मीर में हमें एविडेंसेस मिलता है कॉपर कॉइन्स का और हुंडी का, ठीक है। हुंडी का यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कोई एक ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा या रिटन आप कह सकते हैं दस्तावेज जिसे कह सकते हैं, जिस जो कि कॉइन के बदले में एक एक्सचेंज प्रोवाइड करता था, ठीक है। सपोज करिए कि आप कहीं पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, फ्रॉम प्लेस ए टू फ्रॉम प्लेस बी आप मूव कर रहे हैं। अब आपके पास में कॉइन्स नहीं है लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो आपने बी प्लेस पे इस बिल ऑफ एक्सचेंज को दे दिया, जिससे कि आपको कॉइन्स ले जाने का जरूरत नहीं है। और जो बी है और ए, इन दोनों प्लेस के बीच में एक एग्रीमेंट है कि जितना भी इसको इस बिल में या फिर इस दस्तावेज में जितना भी अमाउंट लिखा होगा, उसको आप एक वैलिड लीगल टेंडर के तौर पे मानेंगे, ठीक है। तो इससे कॉमर्स का जो फैसिलिटेशन होता था, कई बार पूछा भी गया है कि हुंडी का या हुंडिक से आप क्या समझते हैं, तो बेसिकली ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, कश्मीर में हमें इसका एविडेंस देखने को मिलता है। ऑल इंडिया में बाद में भी आता है, लेकिन अर्ली मिडिवल इंडिया में इन सब कुछ प्लेसेस को भी जरूर याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से 6 to 7 सेंचुरी बीसीई में हमें गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जो कि बंगाल रूलर शशांक ने इशू किया था, ठीक है। ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें पाल रूलर्स के भी गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अराउंड 7th to 13th सेंचुरी बंगाल में हमें एक सिल्वर का कॉइन देखने को मिलता है, जिसे हरिकेला कॉइन्स कहा जाता है। तो ये भी आप टर्म को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स। डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हरिकेला क्या है, बेसिकली सिल्वर का बना हुआ कॉइन है, जो कि कहाँ पे सर्कुलेशन में हमें देखने को मिलता है, बंगाल में। किस टाइम पीरियड में, अर्ली मिडिवल इंडिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते हुए चलिए। इसके बाद नॉर्थ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, तो अर्ली मिडिवल इंडिया में जब गजनविद और गुरिद का जब इन्वेजन होता है, तो भी हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ नए कॉइन्स देखने को मिलते हैं। ये नए कॉइन्स गोल्ड, सिल्वर और बिलन के बने हुए थे। इनमें इंडियन मोटिव्स, लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉइन्स ऑफ महमूद गजनी फ्रॉम लाहौर, जिसमें कि अरेबिक और संस्कृत का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। कॉइन्स ऑफ महमूद गुरी, जिसमें कि बुल एंड हॉर्समैन के मोटिव्स होते हैं, और साथ साथ में हिंदू गॉडेस लक्ष्मी का भी हमें सिंबल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना है। आपको लगेगा कि बेसिकली हम इन गजनविद और इन गुरिद रूलर्स को इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर करते हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोमनाथ को लूटा और देश को लूटा, बट इसके अलावा भी कई सारे इतिहास हैं भारत में जो कि पढ़ाया और समझाया नहीं जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इनका ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री की तरफ में। और आप देख सकते हैं कि इसमें सेकुलरिज्म के पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करते हुए चलें। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने नॉर्थ इंडिया को तो लगभग कवर कर लिया है, एंशिएंट से लेके अर्ली मिडिवल इंडिया तक। अब हम आते हैं डेक्कन इंडिया के तरफ में। तो पहले तो जो कॉइन्स जो हमें देखने को मिलता है वो हो जाता है पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क कॉइन के बाद डेक्कन इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो उभर के आती है, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद में, वो है सतवाहन डायनेस्टी। तो सतवाहन डायनेस्टी के जो कॉइन्स थे वो बेसिकली हमें कॉपर, सिल्वर, लीड और प्रोटीन के बने हुए होते थे। इनके मैन्युफैक्चरिंग का जो टेक्निक होता था वो डाई स्ट्रक और कास्ट मोल्डिंग दोनों होता था। और इनमें जो लेजेंड्स यानी कि जो भी कुछ लिखा गया, उसमें प्राकृत और तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल देखने को मिलता है,
और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसे लिखा जाता था। बेसिकली जो पोर्ट्रेट कॉइन्स होते हैं, यानी कि जिन कॉइन्स में कुछ इमेजेस होते थे, जैसे राजा के अगर इमेजेस होते थे, तो बेसिकली उसमें द्रविडियन लैंग्वेज यानी कि तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज करके उसे लिखा जाता था। ठीक है, इसके बाद में पैरेलली साथ साथ में हमें शक छत्रपा के भी कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इनके जो रूलर थे नहापना, उन्होंने नासिक एरिया में एक सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इन्होंने बाइलिंगुअल्स कॉइन को इशू किया जो कि ग्रीक और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता है और ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो बाइलिंगुअल भी है और बाई स्क्रिप्ट भी है। ठीक है, ग्रीक को लिखने के लिए खरोष्ठी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल, प्राकृत को लिखने के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल। और इसी टाइम पे हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं इंडिया में। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है कि इस टाइम में इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन जो था, फॉरेन ट्रेड रिलेशन था, वो रोमन एम्पायर के साथ में एग्जिस्ट करता था। यानी कि डेक्कन इंडिया में हमें इंटरनेशनल ट्रेड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ में। फिर डेक्कन इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि किन किन रूलर्स का हमें एविडेंसेस और भी मिले, तो पहले तो सतवाहन थे, फिर छत्रपा रूलर को हमने देखा। इसके बाद में हमें सतवाहन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से देखने को मिलते हैं। वो है कि यहाँ पे ईस्टर्न डेक्कन में और वेस्टर्न डेक्कन में कई सारे डायनेस्टीज जो हैं वो उभर के आते हैं। पहले तो सतवाहन के अंदर में कंसोलिडेटेड पूरा डेक्कन इंडिया रहता है, लेकिन जब सतवाहन अंपायर जब डिक्लाइन करता है तो ईस्टर्न डेक्कन में अलग अंपायर्स हैं और वेस्टर्न डेक्कन में अलग अंपायर। तो अगर ईस्टर्न डेक्कन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इक्ष्वाकु, जिन्होंने कि लीड के कॉइन्स इशू किए। फिर आता है शलंकियाना, जिन्होंने कि कॉपर कॉइन इशू किए। और फिर आता है विष्णु कुंडिन, जिन्होंने भी कॉपर के कॉइन इशू किए। तो एक तरीके से आपको एक डायनेस्टी, क्रोनोलॉजिकल डायनेस्टी के बारे में भी आपको पता चल जाता है। कई बार यूपीएससी और एग्जाम्स में भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कई सारे आपको डायनेस्टीज दे दिए जाएंगे और उनको आपको क्रोनोलॉजिकली स्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया है, आप इन सबको देखते जाएं। तो सतवाहन होगा और फिर ईस्टर्न डेक्कन में इक्ष्वाकु, चालुक्याना और विष्णुकुंडिन। उसी तरीके से वेस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो सतवाहन के बाद में आते हैं त्रैकुटकास, फिर कालाचुरीस, फिर चालुक्याज ऑफ बादामी, फिर कादम्ब ऑफ गोवा, फिर शिलाहाराज ऑफ वेस्टर्न डेक्कन। ठीक है, कादम्ब ऑफ गोवा और शिलाहाराज के बेसिकली जो कॉइन्स थे वो गोल्ड कॉइन्स थे। चालुक्यास के जो कॉइन होते हैं वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते हैं। कालाचूरीज के जो मेजॉरिटी ऑफ जो कॉइन्स थे वो सिल्वर कॉइन्स थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और किसी एक मेटल में अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल में बनते थे। अदर जो मेटल का जो इस्तेमाल होता था वो भी होता था, बट लिमिटेड अमाउंट में होता था। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो हमने डेक्कन इंडिया को कवर कर लिया। अगर बात करें साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस टाइम पे एंशिएंट से अगर हम स्टार्ट करें तो साउथ में हमें पांड्यास, चेरास और चोला डायनेस्टी देखने को मिलते हैं। एविडेंसेस से हमें क्या मिलता है कि पांड्या डायनेस्टी का जो सिंबल, जो एम्बलम जो था वो एक डबल कार फिश था, यानी कि दुमुहा फिश का हमें सिंबल देखने को मिलता है। और इसमें जो एक लेजेंड था उसे हम बालूती कहते हैं, यानी कि जिस भी रूलर या जिस भी डायनेस्टी के रूलर ने इसे इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने बालूती का एक टाइटल होल्ड किया होगा और उसी नाम से उन्होंने कॉइन को इशू करवाया। और ये एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, बोदी नक्कुनर, जो कि मदुरई के पास में है। ठीक है, इसी तरीके से चेरा के किंग के कॉइन्स होते हैं जो कि सिल्वर में होते हैं। और इनमें जो हमें लेजेंड्स देखने को मिलते हैं वो है मक्का कोटाई, कुटुवन कोट्टाई और कोलीपुरई। ठीक है, और इनके जो सिंबल, जो चेहरा के जो सिंबल होते हैं वो बो एंड एरो और डबल फिश एंड टाइगर। ये एविडेंस हमें कहाँ पे मिलता है, कृष्णा रिवर बेड नियर करूर के पास में। ठीक है, तो ये है एंशिएंट इंडिया के बारे में। इसी तरीके से अगर हम अर्ली मिडिवल इंडिया के साउथ साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में बात करें तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टी हमें देखने को इस समय मिलता है वो है चोला किंग्स। तो इनके कॉइन्स के कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली हमें टाइगर के सिंबल देखने को मिलते हैं।
जो कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स में अवेलेबल थे। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें मिलता है कैवल्यदावली में, जो कि नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। इस जो कॉइन यहाँ पे जो कॉइन मिला, इसमें हमें टाइगर और बो के सिंबल देखने को मिलता है। ऑवर्स में हमें एक टाइटल देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है सुंग, जो कि तमिल में लिखा हुआ है, और ये चोला किंग कोलू तुंगा वन का एक टाइटल हमें डिपिक्ट करता है। इसी कॉइन के बैक साइड में यानी कि रिवर्स साइड में हमें कांची या ने टर्म देखने को मिलता है। ने बेसिकली जो कि नेल्लोर को रेफर करता है, और ये दिखाता है कि कहाँ पे इन कॉइन्स को बनाया जाता था या जिन जगहों पे इन कॉइन्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, या मिंटिंग टाउन को बेसिकली रेफर करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलिए, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कई सारे एग्जाम्स के, जैसे यूपीएससी के सीएसई पेपर, सीडीएस पेपर, सीएपीएफ के पेपर, अदर एसएससी या स्टेट पीसीएस के पेपर को देखें तो कई सारे इन कॉइन्स से रिलेटेड या न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ कई बार पॉइंट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बाकी सबको तो मैंने पहले में कवर कर लिया है, जो नहीं कवर किया हुआ है उसे मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। जैसे कि सतवाहंस के कॉइन में हमें शिप्स के एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस डायनेस्टी के कॉइन्स में हमें शिप्स का एविडेंस देखने को मिलता है, तो वो किस में रहेगा? सतवाहंस के। और बेसिकली ये क्या सजेस्ट करता है? मैरीटाइम ट्रेड को। ठीक है, एक अगर हम देखें कुछ न्यूमिस्मेटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडियन कॉइन्स में जो डेट है वो रेयरली अपीयर करते हैं, मतलब बहुत ही कम एविडेंसेस मिलेंगे। और कहाँ पे है वो एक्सेप्शन? तो वेस्टर्न क्षत्रपा और गुप्ता रूलर्स के कॉइन्स में हमें डेट्स का मेंशन देखने को मिलता है। कुछ कॉइन्स के एंड में हमें मित्र और नाग जैसे कुछ कॉइन्स, अभी आपको मैंने बताया था कि कई सारे जो कॉइन्स होते थे उसके ऑवर साइड में कई बार किंग्स के इमेज या उनके नाम लिखे हुए होते थे। तो कई बार हमें कुछ एंशिएंट इंडिया में ऐसे जगह पे एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि मित्र और नाग, जो कि रूल ऑफ किंग्स को दर्शाते थे उस टाइम के। जो छोटे छोटे जो राज्य होते थे, ये जो नॉन मोनार्कियल स्टेट होते थे, उनके रूल को दिखाते थे। और उनमें जिन टाइटल का इस्तेमाल किया जाता था वो था मित्र और नाग। तो मित्र बेसिकली ये कहाँ पे, किस जोग्राफिकल लोकेशन को डिनोट करता था? ईस्ट पंजाब टू बॉर्डर्स ऑफ बिहार। ठीक है, और नाग जो टाइटल जो हम कहाँ देखने को मिलता है? पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। कहाँ कहाँ पे? विदिशा में, एरन में, पवाया में और मथुरा में। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। हमें सिक्कों में गण शब्द भी देखने को मिलता है, जैसे जो कि योधेय और मलवा थे, जो कि इनके नॉन मोनार्कियल पॉलिटी को रेफर करता है। ठीक है, गुप्ता किंग वन के कॉइन में हमें उनके मैरिज से रिलेटेड एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि उनके लिच्छवी प्रिंसेस से रिलेटेड जो मैरिज जो फंक्शन होता है उसके बारे में कमेमोरेट करने के लिए कॉइन्स को इशू किया गया था। इसी तरीके से समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के कॉइन पर हमें अश्वमेघ सैक्रिफाइस या फिर अश्वमेघ यज्ञ के परफॉर्मेंस के पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त के कॉइन पर हमें ऐसे पिक्चर्स देखने को मिलते हैं जो उन्हें एक आर्चर, एक बैटल एक्स और वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। तो लगभग इस तरीके से हमने न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको पीटी के पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया है। कंसेप्चुअल टर्म्स हो, किस तरीके से इंडियन कॉइनेज का फेजेस मिला, कैसे हम देखते हैं कि पंच मार्क से स्टार्ट होता है, फिर नॉर्थ इंडिया का, डेक्कन इंडिया का और साउथ इंडिया का, तीनों का एक अलग अलग पिक्चर है। तो इसे मैंने अलग दिखा दिया है, आप जरूर इसे उसी फॉर्मेट में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप दूसरे, जैसे आप सपोज करिए मैंने आपको जिस तरीके से पढ़ाया है उसमें जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। आप चाहें तो क्रोनोलॉजी के भी बेसिस पे कर सकते हैं कि एंशिएंट इंडिया के सारे कॉइन्स को एक बार में और अर्ली मीडिएवल इंडिया के कॉइन्स को एक बार में। ये भी आपके पास में एक फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट से भी आप जा सकते हैं। जो भी आप फॉर्मेट इस्तेमाल करें,
लेकिन पॉइंट्स पूरे के पूरे कवर कर लें, किसी भी पॉइंट को छोड़े ना, और रिवीजन जरूर करते हुए चलें इन चीज़ों का। अब लगभग हमने अपने पहले जो फर्स्ट टॉपिक था सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एंशिएंट इंडिया के में जाने वाले हैं, जो है स्टोन एजेस इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि बेसिकली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक फेज के बारे में, और इवन चैल्कोलिथिक के भी कुछ पोर्शन को कहेंगे, लेकिन हम बेटर रहेगा कि हम उसे मेटल एज में क्लासीफाई करें। तो बेसिकली हम इसमें 3 चीज़ों को पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। तो अगले क्लासेस से जो टॉपिक्स जो लेक्चर्स जो अपलोड होंगे वो स्टोन एजेस से रहेंगे। इस टॉपिक में इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज को जो कि मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें कुल मिला के आपको 8 या 9 लेक्चर्स हो जाते हैं, जिसमें कि मैंने पूरे सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को कवर कर दिया है। लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, इन सबको मैंने कवर कर दिया है। तो आप सभी इन सबको जरूर रिवाइज करें, और कोई भी डाउट और डिफिकल्टी अगर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।